नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स विद डॉक्टर अरुण चैनल पे। हमारा ये चैनल न्यूरो के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं ब्रेन या स्पाइन से संबंधित उन पे बात करता है। सारे लक्षण, सारी बीमारियां, किस तरह से डायग्नोसिस और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। इसी कड़ी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अल्जाइमर्स का नाम जरूर सुना होगा आपने। जब भी भूलने की कोई प्रॉब्लम होती है या किसी को याददाश्त की प्रॉब्लम होती है तो इस बीमारी का नाम आ ही जाता है सामने कि कहीं अल्जाइमर्स तो नहीं हो गया। मैं आपको 5 वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो सभी लोग मेरे से पूछते हैं, क्योंकि मैं एक ब्रेन सर्जन हूं। सबसे पहला सवाल, ये सवाल आता है जो मिडिल एज के पेशेंट हैं या यंग एज में भी थोड़ा बहुत वो भूलने लगे हैं। उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों से छोटी मोटी बातें भूल जाते हैं, किसी का नाम भूल जाते हैं। फोन में सेव किया हुआ है नाम, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि नाम उस फलाने बंदे का नाम क्या है। या फिर कोई इंपॉर्टेंट काम था बैंक का, वो भूल गए करना। वो इसको अल्जाइमर समझ लेते हैं। तो वो ये सवाल लेके आते हैं कि सर ये हमें प्रॉब्लम हो रही है, कहीं हमें अल्जाइमर्स तो नहीं है। तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात, अल्जाइमर्स जो रोग होता है वो 65 ईयर्स के ऊपर वालों के लिए है। ज़्यादातर आप कह सकते हैं 99% केसेस जो होते हैं वो ओल्ड एज वाले होते हैं। अल्जाइमर्स ओल्ड एज की प्रॉब्लम है। यंग पेशेंट्स में या मिडिल एज में अल्जाइमर्स बहुत रेयरली होता है, उसे हम अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स कहते हैं। यहाँ पे जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम इन पेशेंट्स में आ रही है वो ब्रेन फॉग की हो सकती है। ब्रेन फॉग क्या है, इस पे हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो जरूर देखेगा। शॉर्ट में समझाऊं तो जब आपकी मेंटल क्लैरिटी नहीं रहेगी, आपका स्ट्रेस ज़्यादा है, स्लीप प्रॉपर नहीं है, डाइट प्रॉपर नहीं है, ब्रेन का फंक्शन जो सही से नहीं चल रहा है, उसकी वजह से छोटी मोटी चीज़ें भूलना, फोकस नहीं कर पाना, कॉन्सेंट्रेशन का लूज होना, ये सब प्रॉब्लम जो आती हैं ये अल्जाइमर्स नहीं होती है। ये ब्रेन फॉग हम कह सकते हैं कि वो है। दूसरा सबसे कॉमन सवाल होता है कि सर डिमेंशिया क्या होता है और अल्जाइमर्स क्या होता है, क्या ये दोनों सेम चीज़ हैं या अलग अलग बीमारी है। तो इसको समझने के लिए आप सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपको अगर इन्फेक्शन है और बुखार आया है, तो बुखार जो होता है वो सिम्टम होता है, जो असली कारण है वो इन्फेक्शन है। ठीक इसी तरह से डिमेंशिया एक सिम्टम है, जो असली कारण है वो अल्जाइमर्स हो सकता है या कोई दूसरी बीमारी भी हो सकती है, जैसे कि मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया। जो डिमेंशिया है, जो मेन सिम्टम है, जिसमें कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन का मतलब है हमारे ब्रेन के जो फंक्शन है, खासकर एग्जीक्यूटिव फंक्शन जिसे हम कहते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आते हैं थिंकिंग, प्लानिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारी चीज़ें जो हमारी ब्रेन की हैं, जो सारा ब्रेन फंक्शन करता है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं कॉग्निटिव डिक्लाइन में, जो कि डिमेंशिया में होता है। और डिमेंशिया एक इस तरह का सिम्टम है जिसके कारण जो है बीमारियां बहुत सारी हो सकती हैं। अल्जाइमर्स उसमें से एक बीमारी है। तो ये फर्क है डिमेंशिया में और अल्जाइमर्स में। तीसरा सबसे कॉमन सवाल जो एक है, वो ओल्ड एज में इस तरह के पेशेंट कई बार आते हैं कि सर ये हमारे पिताजी हैं या माताजी हैं, ये भूलने लगे हैं, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ सामान रख के कहीं भूल गए हैं, बाजार गए थे तो रास्ता भूल गए वापस घर आने का। तो क्या ये अल्जाइमर्स हो सकता है? तो इसका आंसर है कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि ओल्ड एज है और लक्षण भी सारे वही आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हमें देखना होगा कि बहुत ज़्यादा अगर याददाश्त कमज़ोर हो रही है, कॉग्निटिव डिक्लाइन जिसका मैंने अभी बात की वो भी साथ में है, तो ही हम कहेंगे कि अल्जाइमर्स है। सिंपल छोटी मोटी चीज़ें भूल जाना, याददाश्त में थोड़ी कमी आ जाना, वो अल्जाइमर्स में नहीं आता है, क्योंकि वो एजिंग प्रोसेस है। एज के साथ में, ओल्ड एज के साथ में जिस तरह से पूरी बॉडी में डिजनरेटिव चेंजेस आने लग जाते हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो थोड़ा काम धीरे करने लग जाते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे ब्रेन पे भी एजिंग का इफेक्ट पड़ता है और उसकी वजह से ये छोटी मोटी भूलने की प्रॉब्लम आ सकती है। अगला सबसे कॉमन सवाल, सर ये अल्जाइमर्स होता क्यों है, कैसे हो जाता है, क्या कारण है अल्जाइमर्स होने के? तो यहाँ पे जवाब है मल्टी फैक्टोरियल। मतलब एक चीज़ नहीं है जो अल्जाइमर्स करेगी, बहुत सारी चीज़ें मिलके ये बीमारी को प्रोड्यूस करती हैं। कौन सी है वो चीज़ें? नंबर 1, जेनेटिक फैक्टर्स डेफिनेटली इन्वॉल्व होते हैं। जिनको माता या पिता को अल्जाइमर्स है, उन पेशेंट्स में अल्जाइमर्स होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जेनेटिक्स का डेफिनेटली रोल है अल्जाइमर्स डिजीज में। नंबर 2, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं? जिस तरह से बढ़ता हुआ पोल्यूशन है, डाइट में बहुत रिफाइंड, प्रोसेस्ड और शुगरी फूड बहुत ज़्यादा आ गया है। जो प्रॉपर एक पुराने ज़माने में खाना होता था जिसमें सारे पौष्टिक आहार सही मात्रा में होते थे, वो खाना लगभग ख़त्म हो रहा है।
जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जिसमें बैठे रहते हैं कई कई घंटों तक लोग, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, योगा नहीं है। ये सारी चीजें जन्म देती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, जो कि अल्जाइमर्स कर सकते हैं। ये सारे कारण जो है, इन सब की वजह से हमारे ब्रेन में चेंजेस आते हैं। वहाँ पे अमाइलॉइड नाम का प्रोटीन है, वो डिपॉजिट होने लग जाता है, और ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेल हैं ब्रेन के फंक्शन के लिए, वो लॉस्ट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से डिमेंशिया जैसे सिम्टम अल्जाइमर्स डिजीज में सामने आ जाते हैं। एक और कॉमन सवाल अल्जाइमर से रिलेटेड कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर अल्जाइमर्स डायग्नोसिस बन गया है, जो न्यूरोलॉजिस्ट आपको देख रहे हैं उनको बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, एमआरआई चाहे उन्होंने करवाई है या क्लिनिकली उन्होंने डायग्नोस कर लिया है कि अल्जाइमर्स के लक्षण हैं, तो हमें आगे क्या करना है। जितना जल्दी हम इसे डिटेक्ट करेंगे उतना अच्छा ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो लक्षण मैंने बताए हैं, भूलने का हुआ, चाहे कम्युनिकेशन का हुआ, प्रोसेसिंग का, ब्रेन में जो हम लर्निंग करते हैं, प्रोसेस करते हैं चीज़ों को, कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में मिलने जुलने का जो सोशल सर्कल है वो कम होने लग जाना, ये सारे जो लक्षण अगर आ रहे हैं सामने, अगर जल्दी ही पिक हो गए हैं तो डायग्नोसिस भी जल्दी बनेगा और ट्रीटमेंट भी अच्छा हो पाएगा। लेकिन अगर लेट हो गए हैं तो उतनी ही प्रॉब्लम अल्जाइमर्स करता है। अर्ली डायग्नोसिस के बाद डेफिनेटली कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, जिसमें मेन है डोनापेजिल और माइमेंटिन। ये जो दवाइयाँ हैं डेफिनेटली अल्जाइमर्स के लक्षण में थोड़ा सुधार आता है, और बहुत सारी मेडिसिन ऐसी भी हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं, वो भी दे सकते हैं। डाइट भी प्रॉपर रखनी है, वो बहुत ज़रूरी है। होल ग्रेन्स जो हैं वो लेने चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले फूड हैं वो लेने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बेरीज, ये अच्छी मात्रा में लें, जिससे हमारे ब्रेन को सही डाइट मिल सके और वो अल्जाइमर से लड़ सके। पेशेंट को दवाइयों के साथ सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर ये पेशेंट ओल्ड एज के होते हैं। वैसे ही इमोशनली एक थोड़ी सी ऐसी एज है जहाँ पे इमोशनली डाउन रहते हैं पेशेंट, एज बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम्स और भी कई उनको हो सकती हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम हो, घुटनों में प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे जब अल्जाइमर्स जैसी प्रॉब्लम आ जाती है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है ऐसे पेशेंट्स को। तो फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम साथ में आ गई है। जो ये अल्जाइमर्स प्रॉब्लम आई है, इसको लेते हुए दिमाग में बहुत सी एंजाइटी और डिप्रेशन आ गया है पेशेंट को कि ये मुझे क्या हो गया है, मैं याददाश्त मेरी चली गई है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ भी अपना जो रूटीन है वो फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। तो डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट भी आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें। वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दे सकते हैं। थेरेपी मतलब बात करके पेशेंट से सोल्यूशन बता सकते हैं उन्हें। कुछ मेडिसिन भी दी जा सकती है डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करने के लिए। इसके अलावा फैमिली को पूरा सपोर्ट करना चाहिए पेशेंट को सोशली भी एक्टिव बनाए रखें। वो अपने आसपास में जहाँ भी उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे मिलने जाते हैं, बात करते हैं। तो ये सोशल इंटरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है अल्जाइमर से लड़ने के लिए।